हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये टॉपिक हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये आवेशों का निकाय क्या होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि बहुल आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये दोनों चीज़ें होती क्या है? आवेशों का निकाय का मतलब कि बहुत सारे आवेश हैं और बहुत सारे आवेश के कारण हम किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया था। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे आवेश अर्थात आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा। पिछला टॉपिक यदि आपने नहीं देखा है, पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लीजिए। उसको देख के आइए तो ये वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि एक बिंदु आवेश के कारण, मान लीजिए एक बिंदु आवेश Q है और इस Q आवेश के कारण यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P था और इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने फार्मूला निकाला था E = 1/4πε0 Q/r²। ये फार्मूला हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें एक बिंदु आवेश नहीं होगा, बहुत सारे आवेश होंगे और बहुत सारे आवेश के कारण हम उन सभी के कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। चलिए, तो हमारे पास कुछ आवेश हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ एक आवेश हम ले लेते हैं Q1। ठीक है, यहाँ एक आवेश ले लेते हैं Q2, एक यहाँ हम आवेश लेते हैं Q3, हम यहाँ एक आवेश ले लेते हैं Q4, एक इधर आवेश ले लेते हैं Q5। ठीक है, काफ़ी है, 5 आवेश हम ले लिए। और इन पांचों आवेश के कारण यहाँ पर एक बिंदु हमारा P है। तो इन पांचों आवेशों के कारण हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा, इन पांचों आवेश के कारण हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। थोड़ा सा चित्र को थोड़ा साइड में कर लेते हैं कि इधर लिखने के लिए ठीक रहेगा। चलिए, यहाँ पर देखिए, ये हमारा आवेश हो गया Q1, यहाँ एक आवेश मान लीजिए Q2, एक यहाँ आवेश मान लीजिए Q3, एक यहाँ आवेश मान लीजिए Q4, एक यहाँ आवेश मान लीजिए Q5 और यहाँ एक बिंदु P मान लीजिए। और इन सभी आवेशों के कारण हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार थोड़ा सा हम फ्रेम चेक कर लेते हैं कि बाहर तो नहीं जा रहा है। चलिए, ठीक है, बाहर नहीं जा रहा है। तो ये हमारे पास 5 आवेश है। 5 आवेशों का एक निकाय है Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5। और इन पांचों आवेशों के कारण हम एक बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, तो नियम ये है कि किसी एक बिंदु के कारण, इसके कारण भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इस आवेश के कारण भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इस आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। तो यहाँ बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की जो कुल तीव्रता है, मतलब कुल जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो इन अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योगफल के बराबर होगा, जिसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत देखिए, यहाँ पर जो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इन अलग अलग आवेशों से जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उनके योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमको पांचों आवेशों के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हम पहले एक एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और उसके बाद से कुल क्या कर देंगे, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर पांचों आवेश के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि इस आवेश के कारण हम यहाँ पर पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो जिस आवेश के कारण हमको इस यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो वहाँ से दूरी पता होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ये जो दूरी है, ये दूरी R1 है, यहाँ से इस आवेश की दूरी क्या है, R2 है,
इस बिंदु P से इस Q3 आवेश की जो दूरी है वो R3 है। यहाँ से अगर चौथे आवेश की दूरी देखें तो मान लीजिए R4 है, और यहाँ से इसको मान लेते हैं कि ये कौन सा है, R5। तो ये सभी आवेशों से अलग अलग दूरियां हो गई। अब हम इस पहले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर दूसरे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर तीसरे के कारण निकालेंगे, फिर चौथे आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, फिर पांचवें के कारण निकालेंगे, और सबको जोड़ देंगे तो जो टोटल आएगा वह इन पांचों आवेश के कारण यहाँ पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र पढ़ा था 1/4πε0 Q/r²। ये हमने पढ़ा था एक बिंदु आवेश के कारण। तो पहले हम इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि Q1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E2 है, इस Q3 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E3 है, इस Q4 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E4 है, और यहाँ के लिए क्या मान लेते हैं, E5। तो पहले हम E1 निकालते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं जी, E1 क्या हो जाएगा, तो फार्मूला यही रहेगा 1/4πε0 Q/r² होता है। तो चूंकि हम इस पहले आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो यहाँ पर Q न होकर क्या हो जाएगा, Q1, और यहाँ पर R जो दिया है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, क्योंकि दूरी यहाँ पर क्या है, R1 है। तो ये बनेगा E1 इक्वल टू बनेगा 1/4πε0 Q1/r1²। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिर E2 निकालेंगे। तो E2 मतलब कि इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फार्मूला यही लगेगा क्योंकि हम एक एक का अलग अलग निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q2/r2², इक्वेशन नंबर 2, Q2/r2²। ये आपका आवेश है और ये क्या है, दूरी है। ठीक है, इस तरफ तीसरा निकालिए। तो E3 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q3/r3², समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। E4 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q4/r4², ये समीकरण 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और पांचवा अगर निकालेंगे, यहाँ पर, तो E5 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q5/r5², समीकरण नंबर 5, क्योंकि यहाँ से दूरी कितना है, R5 है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है इन आवेशों के कारण। तो इनके अलग अलग आवेश के कारण हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दिए हैं। अब इन आवेशों के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। जोड़ देंगे, और जब सभी को जोड़ देंगे तो वो जो रिजल्ट आएगा वो इन आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो लिखेंगे कि बिंदु P पर निकाय के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5। ठीक है, अब क्या करना है, बस मान रख देना है आपको। मान रखेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1/r1², यहाँ से ये E1 का मान है, प्लस 1/4πε0 Q2/r2², प्लस 1/4πε0 Q3/r3², प्लस यहाँ गुणा है, प्लस 1/4πε0 Q4/r4², प्लस 1/4πε0 Q5/r5²। ठीक है, अब क्या करना है,
अब इसको जोड़ देना है, तो जोड़ने के लिए बहुत कुछ खास नहीं करना है। ई इक्वल टू देखिएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से यह सब क्या है कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन कर देते हैं। अंदर क्या बचेगा Q1 बटा आर स्क्वायर, Q2 बटा आर स्क्वायर, Q3 बटा आर स्क्वायर, R3 स्क्वायर, इस तरह से बचेगा Q1 बटा R1 स्क्वायर प्लस Q2 बटा R2 स्क्वायर प्लस Q3 बटा R3 स्क्वायर प्लस Q4 बटा R4 स्क्वायर और Q5 बटा R5 स्क्वायर, ये हमारा चीज़ बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास चूँकि यहाँ पर 5 आवेश हैं, तो 5 आवेश है तो यहाँ पर हम पाँचों को जोड़ दिए हैं। अगर n आवेश होते तो हम क्या करते हैं, n को जोड़ देते, तो यहाँ पर E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर हम सिग्मा लगा देते हैं और QI बटा RI स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ I का वैल्यू जो है 1 से लेकर कहाँ तक, n तक। कोई दिक्कत नहीं है, 5 आवेश है तो यहाँ पर हम I का वैल्यू 1 से लेकर 5 तक रखेंगे। 3 आवेश है तो 3 तक रखेंगे, 4 आवेश है तो 4 तक रखेंगे, जितना आवेश है उतना रख देंगे। तो ये हमारा हो गया आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुल मिला के जो मेन फार्मूला है वो पिछले वीडियो का ही है, और मेन फार्मूला क्या है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर। तो एक बिंदु आवेश के कारण निकालना है तो उस फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे, और ऐसे ऐसे अगर 4 बिंदु आवेश हैं तो चारों के कारण उस विशेष बिंदु पर अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिए, और उसके बाद उसको क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। जब जोड़ देंगे तो हमारा कुल बिंदु आवेश के कारण जो है कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं बहुल आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि बहुत सारे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या ऐसे कह सकते हैं कि आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कुल मिला के आवेशों के निकाय के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किसके बराबर होता है, तो किसी विशेष बिंदु पर आवेशों के निकाय के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और एक आपको और महत्वपूर्ण चीज़ बताते हैं जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि एक बिंदु आवेश के कारण मान लीजिए आपका बिंदु आवेश है और इसके कारण यहाँ Q है मान लीजिए, तो इसके कारण यहाँ R दूरी पर अगर कोई बिंदु P है और वहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना चाहते हैं, तो हम पढ़े हैं फार्मूला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर, और इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग यहाँ पर भी बहुल आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाले हैं। इस फार्मूले से एक नया रिजल्ट हम आपको देना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कहीं पर अगर x समानुपाती y है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे y का मान बढ़ेगा वैसे वैसे x का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर y का मान घटेगा तो x का मान भी क्या होगा, उसी अनुपात में घटेगा। और जब ये समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो यहाँ पर बराबर आता है और एक नियतांक आ जाता है। ठीक है, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है, एक नियतांक आता है। ठीक इसी प्रकार अगर नियतांक को हटाएंगे ना, रिवर्स जाएं, उल्टा जाएं, तो नियतांक को हटाते हैं तो समानुपाती का चिन्ह आता है, और समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, नियतांक आता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो ये चीज़ है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नियतांक है। ये क्या है, नियतांक है। और ये नियतांक वास्तव में कहाँ से आया था, तो ये नियतांक आपको याद है कूलाम के नियम में हमने पढ़ाया था कि समानुपाती का चिन्ह जब वहाँ से हटा था तो ये नियतांक आया था। तो अगर इस नियतांक को हम हटा दें तो फिर समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं E समानुपाती Q बटा आर स्क्वायर। ठीक है,
ई समानुपाती क्यू बटा आर स्क्वायर। और इसको अगर दो भाग में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ई समानुपाती क्यू और ई समानुपाती 1 बटा आर स्क्वायर। इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा चीज़ मिल जाएगा और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये नियतांक मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या पता चलता है, यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि जो ई है वो क्यू के समानुपाती होता है, अर्थात इस आवेश का जितना ज़्यादा मान होगा तो उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब ये हुआ कि अगर इस आवेश का मान बढ़ेगा ना तो इसके कारण जो उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है आर दूरी पर, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे अगर ये 5 कूलाम का आवेश है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये 5 कूलाम का आवेश है और 5 कूलाम के आवेश के कारण यहाँ उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, 50 है। तो अगर इसको 5 से बढ़ाकर हम 7 कर दें तो भी 50 से बढ़कर कुछ और हो जाएगा। इसको 7 से बढ़ा करके अगर हम 8 कर दें तो ये और भी ज़्यादा तीव्रता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कुल मिला के आवेश का मान जैसे जैसे बढ़ता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है Q जो है समानुपाती है किसके, E के। E समानुपाती Q, Q का मान बढ़ेगा तो E का मान बढ़ेगा और Q का मान घटेगा तो E का मान क्या होगा, घटेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किस पर निर्भर करता है, आवेश के मान पर निर्भर करता है। ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ जो है, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पर जो Q है ना, जो आवेश है, और इससे R दूरी पर जो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकाल रहे हैं, तो ये जो तीव्रता E है ये E इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये हुआ कि अगर R को बढ़ा देंगे ना तो E क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आर को बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब कि हम इस आवेश से जितना दूर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे उतना ही उसका मान क्या आएगा, कम आएगा। मतलब कि आर जब बढ़ेगा तो ई का मान क्या होगा, घटेगा। मतलब कि इस आवेश से जितना हम अधिक दूर जाके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे उतना ही उसका मान क्या आएगा, तीव्रता का मान कम आएगा। और जब आर जब घटेगा तो ई का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कि इस आवेश के जितना निकट हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जितना निकट उतना ही क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। मतलब आर के बढ़ाने से ई का मान घटता है और आर के घटाने से ई का मान क्या होता है, बढ़ता है। इसीलिए यहाँ पर लगा है व्युत्क्रमानुपाती। तो दो चीज़ यहाँ से क्लियर हुआ कि यदि आप आवेश का मान बढ़ाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। आवेश का मान घटाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन अगर आप आर का मान बढ़ा देते हैं, दूरी बढ़ा देते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और दूरी को घटा देते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि हम इस बिंदु को हम यहाँ ले आ दें तो दूरी और कम हो गया, तो इस आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम इसको और यहाँ पर निकालें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आर और कम होगा। मतलब कि इस आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। हम इतना घटाते घटाते ना हम इस आवेश पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दें, इस आवेश पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब आर को क्या कर दें, 0 कर दें। तो अगर हम आर को 0 करेंगे तो यहाँ अगर आर को 0 कर देंगे तो यहाँ आर स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो नीचे वाला हर जो है 0 हो जाएगा। और जब किसी भिन्न वाले संख्या में हर 0 होता है तो वहाँ पर जो वैल्यू होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। इसका मतलब कि अगर आर हम 0 कर दें तो ई का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ई का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब कि वैद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता है वो बहुत क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, अनंत तक हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ इसमें और है, यदि हम ई और आर स्क्वायर के बीच में ग्राफ खींचे, ई और आर के बीच में ग्राफ खींचे, मान लीजिए कि हम एक्स अक्ष पर आर स्क्वायर को दिखा दे रहे हैं और यहाँ पर वाई अक्ष पर किसको दिखा रहे हैं, ई को दिखा रहे हैं। तो ई और आर में अगर ग्राफ खींचे तो ये आर का मान जैसे जैसे बढ़ता है ना तो ई का मान क्या होता है, घटता है। तो ये ग्राफ जो है ना इस तरह से कुछ मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। ये ग्राफ हमको डाउन होता हुआ मिलेगा। आर का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ई का मान क्या होगा, घटेगा। देखिए आर का मान कम है तो ई का मान ज़्यादा है, आर का मान थोड़ा बढ़ेगा तो ई का मान घटेगा, और मान बढ़ेगा तो और घटेगा, और मान बढ़ेगा तो और घटेगा, और मान बढ़ेगा तो और घटेगा। तो जैसे जैसे आर का मान घटता है वैसे वैसे ई का मान क्या होता है, जैसे जैसे आर का मान बढ़ता है तो ई का मान क्या होता है, घटता है। और आर का मान अगर घटाएंगे, अगर हम यहाँ देखें,
यहाँ आर के वैल्यू के लिए ई यहाँ पर है, आर को और कम करेंगे ई थोड़ा सा हाइट हो गया, हाइट मतलब कि बढ़ गया, आर का मान और कम करेंगे तो ई का मान थोड़ा सा और बढ़ गया। देखिए ऐसे धीरे धीरे लाइन बढ़ रहा है हमारा। आर का मान और कम करेंगे तो ई का मान और बढ़ जाएगा, आर का मान और कम करेंगे तो ई का मान और बढ़ जाएगा। तो यहाँ आर और ई में जो है जो संबंध है वो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये आपका हो जाएगा ई और आर स्क्वायर के बीच में ग्राफ। एक पॉइंट इसमें और समझिए, एक चीज़ और समझिए जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सदिश राशि है। मतलब कि इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, दिशा होगी, कुछ ना कुछ दिशा होगी। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक यहाँ पर आवेश है Q1, एक यहाँ पर आवेश Q2 है। तो इस आवेश के कारण भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र काम करेगा और इस आवेश के कारण भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र काम करेगा। मान लीजिए कि इस आवेश के कारण यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र काम कर रहा है वो उसकी दिशा इधर है। ठीक है, और इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर काम कर रहा है इसकी दिशा कहाँ है, इधर है, P2। तो इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, दिशा इधर है। इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है और दिशा इधर है। दोनों के बीच थीटा का कोण है। तो यहाँ पर एक ही बिंदु पर आवेश काम कर रहा है E1 और E2। ठीक है, अब अगर हमको यहाँ पर जो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E निकालना होगा तो वो होगा E1 प्लस E2। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि ये एक सदिश राशि है और दोनों के बीच क्या है, थीटा कोण बन रहा है। तो फिलहाल हम इसका यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सदिश योग के जो सदिश योग का फार्मूला होता है E इक्वल टू उसका प्रयोग करेंगे, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ये आप क्लास 11th में सदिश में पढ़े होंगे कि यदि दो सदिश हैं, वेक्टर ए और इधर एक वेक्टर बी, इसके बीच का कोण थीटा है, तो जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर है आर वो हो जाता है किसके बराबर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ठीक वही फार्मूला यहाँ भी लगेगा क्योंकि ये भी क्या है, एक सदिश राशि है। और जब दो सदिश राशियों को जोड़ते हैं तो जो नियम लगता है वो सदिश राशियों वाला ही लगता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रहा। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।